थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एनवायरनमेंट की क्लास में। लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था बताइए। मैम लास्ट आपने वो ये पढ़ाया था क्या, क्रॉप वगैरह पढ़ाया था? सोलर अलायंस में पढ़ाया था। उसके बाद नेचुरल एनर्जी रिसोर्स आज से स्टार्ट करना है। आज से हमको स्टार्ट करना है। वेरी गुड। आशा है सबने इतना अच्छे से पढ़ लिया होगा, नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अब मैं इसको पूरा फिनिश करके फिर आपका ना रिवीजन स्टार्ट करूंगी, क्वेश्चंस हम फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। छुट्टी के बारे में क्या डिसाइड किया मैम? कल से छुट्टी है क्या? सर लास्ट में अभी मैंने कहा था ना, ये सारी चीजें अब लास्ट में, अब सिर्फ पढ़ाई होगी हमारी। सब चीजें लास्ट में, कुछ डिस्कशन डाउट सब लास्ट में। अब स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। ओके चलिए। आज के ये हमारा 5th टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये हमारा 5th टॉपिक है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट एनर्जी। ये सभी क्या है, कैसे सोर्सेस हैं एनर्जी के, इनके बारे में कुछ पढ़ा आपने कभी? कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देख हाँ लेते हैं। मैम पढ़ा था ये, मतलब जैसे सोलर वगैरह है तो जैसे हम हाँ। लाइट का यूज करते हैं या तो जैसे गैस का यूज करते हैं, तो ये हमें नेचुरल तरीके से ये सारी चीजें मिल जाती है। सही है, देख लेते हैं इनको। हम जब भी बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं, एनर्जी के सोर्सेस को हम डिवाइड करते हैं मेनली 2 टाइप्स में। इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज। उनका वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं? यूज के बेस पर, कैसे हम उनका यूज करते हैं उसके। अब कैसे यूज का मतलब यहाँ पे है कि हम अभी कुछ समय से हमने यूज करना शुरू किया है, या हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। तो इसके बेस पे हमने इनको 2 भागों में बांटा है। एक होते हैं कन्वेंशनल यानी परंपरागत, और नॉन कन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत। परंपरा का मतलब तो समझते ही है ना, परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ, ऐसा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, घोड़ी पे बारात जाती है, ये परंपरा है सालों से, हम उसको नहीं बदल सकते। या नवरात्रि में नवमी पे हमारे यहाँ पूजन होती है कुल देवी की, हम अष्टमी को नहीं कर सकते, ये परंपरा है। तो ये परंपरा क्या है एनर्जी की? सालों से हमारे पीढ़ियां जो जिसको यूज करती चली आ रही हैं वो परंपरागत है, और जो हमने कुछ ही दशकों से जिनका यूज करना शुरू किया है एज ए एनर्जी रिसोर्स, वो हमारे नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे। यहाँ पर अब दूसरा बेस क्या है उनको क्लासिफाइड करने का? रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। हमने देखा था माचिस की तीली का एक एग्जांपल देखा था कि उसको जलाया तो वो खत्म, उसके बाद हमको दोबारा नहीं मिलेगी, और जलाया भी। यहाँ इतना मेन रोल है इसका, जहां तक बारूद लगा होता है इस लकड़ी से कोई लेना देना नहीं। अगर ये पूरी पूरी नहीं भी जलेगी, ये जल गया मतलब खत्म, ये इसका जीवन खत्म। तो ये नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। और जो चीजें हैं दोबारा हमको मिल सकती हैं, साइकिल हो जाता है जिनका, वो हमारी इसमें आ जाती है रिन्यूएबल में। इसके बेस पर या इनकी जो हमारी लिमिटेशंस है कितने ही है, जैसे आप फ्यूल भरते हैं गाड़ी में, इतना है हमारे यहाँ, हम टीवी का रिचार्ज कराते हैं, बैलेंस जितना जितने दिन का हमने कराया है वो खत्म, उसके बाद दोबारा रिचार्ज कराना पड़ता है। लेकिन बैलेंस तो ऐसा बार बार कर सकते हैं रिचार्ज, लेकिन ये फ्यूल अगर जल गया, ये सिर्फ गाड़ी का फ्यूल नहीं, जितना भी इस हमारे यूनिवर्स में कह लो आप, कि अगर फ्यूल जितना भी उसको हमने खत्म कर दिया, लिमिट है उसकी, अनलिमिटेड नहीं है वो, फिर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। उसके बेस पर रिसाइकिल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बेस पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण के आधार पर, एनवायरमेंटल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, ये हम इसमें देखते हैं रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में। अब हम देखेंगे हमारे जो कन्वेंशनल है
रिसोर्सेस, उनकी मेन पॉइंट्स क्या है, जो मात्रा में कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कौन से आ जाएंगे इसमें लिमिटेड वाले, हमने जो अभी पढ़े थे, बताइए। एक आध एग्जाम्पल हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये सब हम जो पॉल्यूशन पढ़ के आए हैं उसमें हम सब पढ़ चुके हैं, उसमें हम यही तो पढ़ रहे थे ना, जो लिमिटेड है। बताइए कौन से है उसमें। फॉसिल फ्यूल्स मैम लिमिटेड है। हाँ एग्जैक्टली, फॉसिल फ्यूल जो है वो लिमिटेड है, जलाया खत्म हो गए। और ये कैसे होते हैं, लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। ये आधे जलते हैं और आधे जल के जो बचा रहता है, एक तो काला धुआं इनका जो छूटता है, उसमें सारी गैसेस रहती हैं, वो जहरीली होती हैं, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, दोबारा से इनका यूज नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है। और एग्जाम्पल इनका है कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ईटीसी। नॉन कन्वेंशनल में कौन से आ जाते हैं, जिनका यूज ऊर्जा सोर्स के रूप में हमने भी कुछ सालों में शुरू किया है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। ये लाइन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में बहुत फंसाते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि भाई दो टाइप के होते हैं, तो हमने उसमें लिख लिया कि वो कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो हमने गैस कर लिया है, पढ़ा नहीं उसको कि ये तो कैसे होंगे, रिन्यूएबल होंगे। नहीं, इसमें दोनों आते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी आएंगे और रिन्यूएबल भी। अब इसमें से ये जो है हमारा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि, ये सब कैसे हैं, इनमें से कौन सा है ऐसा जो नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, बताइए। कौन सी चीज है जो लिमिटेड है इनमें से। वाटर वाटर वाटर, वाटर तो है, वाटर की कोई कमी नहीं है, धरती पे वाटर ही वाटर है। मैम थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मैम। न्यूक्लियर एनर्जी है ना, जो परमाणु ऊर्जा है वो उसमें ही आ जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी आपकी, उसी में लिमिटेशंस हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल में आएगा, इसलिए इसमें दोनों आते हैं। वेरी गुड। अब हम जो हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं गैर परंपरागत या परंपरागत या नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, उनमें से हम कुछ जो मेन है उनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कोल या कोयला, ये कैसा होता है, बहुतायत में पाया जाने वाला है एक जीवाश्म ईंधन है। अभी हमको लग रहा है बहुत है, लेकिन जितना भी है उसके बाद दोबारा हमको हमारी जनरेशन को तो नहीं दिखेगा। फिर घरेलू ईंधन, विद्युत उत्पादन में इसका यूज किया जाता है, और घरेलू ईंधन मतलब डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में। इससे प्राप्त जो तापीय ऊर्जा के जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, तापीय ऊर्जा कहलाती है, थर्मल एनर्जी कहलाती है। लाखों वर्ष पहले विशाल फर्न, अब फर्न क्या होते हैं, फर्न एक ट्री की ही क्या कहना चाहिए आपको, जैसे मैं बता रही थी ना किंगडम, जब बताया था कि 5 टाइप का जो किंगडम होता है उसमें जो प्लांट आते हैं, एकदम बहुत शुरुआती जो प्लांट थे बड़े बड़े, वो फर्न है, उनमें से एक फर्न है। तो इनके दबने से जब आरंभ हुआ था ना हमारी अर्थ पे जीवन आया, जीवन में ये सब चीजें आई धीरे धीरे करके, तो एकदम प्रिमिटिव एज के जो ट्रीज रहे हैं वो इसमें आते हैं। और ये जब दब गए मिट्टी में, उनके दबने से, दलदल कीचड़ मिट्टी से, फिर क्या हुआ, पृथ्वी की परतों में दबने से ये क्या बनते हैं, कोयला बनता है। ये पेट्रोलियम, इसका क्या है, एक मेन पॉइंट यही है, सीधा क्वेश्चन है फैक्चुअल, कि काला सोना किसको कहा जाता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन किस बेस पर कर रहे हैं, क्यों सोना कह रहे हैं, सोना और इसको काला सोना, गैस करिए। वैल्यू, वैल्यू की वजह से मैम। सोने की वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है, ये भी वैसे ही महंगा मिलता है, इसलिए इसको भी कंपैरेटिवली काला सोना कहा गया, क्योंकि इसका रंग काला होता है। भारत में इसके जो मुख्य जहाँ पे इसका उत्पादन होता है वो कौन कौन सी है, डिगबोई असम में है, बॉम्बे हाई है, कृष्णा गोदावरी नदी और डेल्टा। अब ये एक जगह मैंने दे दिया है, बाकी चीजों का जैसे कोयला का है, इसके आपको ये होमवर्क में है, कहाँ होता है भारत में, भारत का जो वर्ल्ड में है वो नंबर कौन सा है इसके प्रोडक्शन में,
ये आपका होमवर्क है। ये सारे जितने भी आगे आगे और भी चीज आएंगी उनके सबके ये आसपास की स्टडी है जो आपको करनी है एज ए होमवर्क। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस क्या होती है? पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, जो कि अनरिफाइंड तेल को प्राप्त करते समय निष्कासित होती है मतलब निकलती है। घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार से उपयोगी है, मतलब इसका घरेलू यूज भी है और कमर्शियल मतलब बिजनेस में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। आजकल नेचुरल गैस भी एज ए फ्यूल भी यूज की जाती है ना। और ये बिल्कुल वैसा है, मतलब कि हम कुछ और बना रहे हैं और साथ में कुछ और, जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं तो बनाने की जो प्रोसेस हो रही है, जब उसमें सब्जी में तड़का लगाया जाता है तो अपने आप सारे मसाले उड़ के ऊपर चले जाते हैं, बहुत सारे कई चीजें चली जाती हैं, गैप गैप भाप निकलती है, वेपर निकलती है, वो ऊपर जाती है। तो ये इसका हमारे उसमें कोई ना हमारे काम आ रही है ना बच रही है हमारे लिए, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, मतलब ये नेचुरली एक बन रहा है। तो ऐसे ही जब ये पेट्रोलियम बनाया जाता है, मतलब उसको प्रोसेसिंग जो होती है पेट्रोलियम को, भंजक आसवन आपने सबने पढ़ा होगा स्कूल में, वो जो प्रोसेसिंग होती है उसमें ये निकलती है। ये हमारे हो गए जो भी हमारे सोर्सेस, मतलब मेन हमारे जो हम देख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, उनकी थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हो गई। अब हम इसके आगे हमारा आ जाएगा पहली एनर्जी जो हम पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी। क्या क्या जानते हैं आप सोलर एनर्जी के बारे में? पहले तो आप बताइए, फिर हम इधर पढ़ेंगे। जल्दी से माइक ऑन करके आ जाइए। उससे लाइट बनती है। हाँ, और कैसे? ये सनलाइट इसमें पड़ती है, सोलर पैनल पे पड़ती है और फिर हम्म कुछ ऐसे यंत्र वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि वो बिजली बनती है। जैसे हम्म अभी हम इंडक्शन वगैरह के तो अभी लेटेस्ट यूज करने लगे हैं, तो उसी हम्म तरीके से इसमें हम कुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं धूप के थ्रू। मतलब ये जो सनलाइट रहती है इसको एक जगह पे इकट्ठी कर लेती है और फिर वैसे हम इसको यूज करते हैं, हम्म। पावर आउटसाइड बन जाता है ये। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज है आपको। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आजकल ना, मैं इतना पिछली जो आप देख रहे हैं आपके पास नोट्स होंगे उसमें स्लाइड्स कम है, लेकिन जैसे घुस घुस के डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितना एग्जाम बढ़ता जाएगा उतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा और डीपली क्वेश्चन पूछे जाने लगेंगे। तो अभी आपसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, हमने हर एक टर्मिनोलॉजी फिर इसमें ऐड कर ली है कि क्या क्या वो पूछ सकते हैं। उसके बाद भी ये नहीं है कि ये अंतिम है भाई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने दिमाग में, बिल्कुल अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए और बिल्कुल उसमें मंथन करते रहिए, इसमें और क्या आ सकता है। कोई आपको शब्द समझ नहीं आ रहा है, मीनिंग नहीं आ रहा, खुद सर्च करिए उसको कि क्या हो सकता है, ये इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, खुद दिमाग में क्वेश्चन बनाइए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मेनली कि इसमें जो है वो बिजली बनाने की जो टेक्निक है वो दो तरह से बनती है। पहली कहलाती है फोटोवोल्टिक सोलर पावर और दूसरी कहलाती है कंसंट्रेटिंग सोलर पावर। दोनों में क्या अंतर है देखिए, ये आप कहीं भी, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आप ट्रेन के सफर से कहीं जाएंगे तो आपको ये नेचुरल चीजें सारी दिख जाएंगी आपको। आजकल तो पहले ही खेतों में होता था, आजकल आपको हर किसी के घर की छतों पे भी सोलर प्लेट एक दो तो दिख ही जाती हैं। ये ही फोटो वोल्टिक होती है। इस प्रोसेस से ये ऐसी बहुत सारी जो प्लेट्स लगाते हैं अपने फार्म में, फार्म हाउस में, छतों पर, इनसे जो बनाते हैं वो फोटोवोल्टिक कहलाती है। दूसरा, इस डायग्राम में हमको ये वाला सिस्टम जो दिख रहा है ये दूसरी वाली कहलाती है कंसंट्रेटिंग सोलर पावर। दोनों में क्या अंतर है? इसमें क्या होता है, इस वाली में ये इसमें आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, मतलब ऐसी रहती है सोलर प्लेट्स, इसमें ये बने रहते हैं ऐसे, और भी सेल्स बनी रहती हैं, एक प्लेट के अंदर भी बहुत सारी सेल्स बनी रहती हैं। तो इन सेल्स में क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं
और जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इन सोलर प्लेट्स में, इन सोलर सेल्स में ना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बनी काय की होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। तो ये इन पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब सनरेज पड़ती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं, एक्टिव कर देती हैं, और उनके एक्टिव होने से क्या होता है, बिजली बनती है। ये एकदम सरल टर्मिनोलॉजी है इससे बिजली बनने की, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और कैसे होते हैं ये एक्टिव, आपने वो देखा होगा, इस वाली स्लाइड पे बताते हैं, इस पे वाइट पे ठीक से देखेगा। एक गेम होता है जिसमें ऐसे गोल गोल चौकोर पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं और फिर एक बॉल उनके ऊपर फेंक कर मारते हैं। खेला है किसी ने? कोई उसको सितोलिया बोलता है, कोई पिड्डू बोलता है, अलग अलग क्षेत्र में। और जैसे वो बॉल पड़ती है तो क्या होता है, पूरे वो पत्थर बिखर जाते हैं। कभी एक जैसे जमे तो एक ही डायरेक्शन में सारे ऐसे गिर जाते हैं, 1 2 3 करके ऐसे एक ही डायरेक्शन में गिर जाते हैं, कई बार इधर उधर हो जाते हैं। खेला या नहीं, पहले तो ये बताइए। जी मैम खेले, खेला? पिट्ठू बोलते हैं। बीच पिड्डू में बोल, 7-8 हाँ मैम छोटे छोटे पत्थर रखते हैं, फिर बॉल से मारते हैं, फिर गिर हाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो, ये वही, इसमें वही प्रोसेस हो रही है बिल्कुल। ये वो जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, उन सूर्य की किरणों में ना फोटोन होते हैं, यानी कि कण होते हैं। हम कभी कहीं हमको छोटे छोटे छेदों में से हम देखते हैं, छिद्रों में से रोशनी जो आ रही होती है सूर्य की, उसमें हम देखते हैं बहुत सारे कण घूमते रहते हैं, देखें? जी तो वो मैम। तो हम, हाँ, हवा में हर समय कण घूमते ही रहते हैं। लेकिन जो सूर्य की किरणों के साथ आते हैं, उस उन किरणों में जो होते हैं वो, उनको हम फोटोन बोलते हैं, क्योंकि वो चार्ज जो होते हैं, उनपे वो चार्ज रहते हैं। चार्ज मतलब समझते हैं ना, आयन्स उनपे होते हैं, चार्ज होते हैं, तो फोटोन उनको कहते हैं। और जब वो फोटोन यहाँ किसी भी मतलब प्लेट पे गए और प्लेट में किसी सेल पे गए, तो इस सेल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उन इलेक्ट्रॉन को, वही पिड्डू जैसे गिर जाते हैं, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, उनमें गति आ जाती है। और गति होती है तो फिर वो एक ही डायरेक्शन में सब चलना स्टार्ट कर देते हैं। और चलना जब स्टार्ट करते हैं तो उसी से उनकी जो गति है, मूवमेंट है, उसी से बिजली बनती है। जैसे अभी हमने प्रेयर करी, प्रेयर में हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, कोई भी मंत्र बोलते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, अपने पाम्स को क्या करते हैं, रगड़ते हैं और आइस के ऊपर रखते हैं। जब रगड़ते हैं तो आपने देखा है गर्माहट आ जाती है। तो ये आपस में इनकी टकराहट से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक ऊष्मा ऊर्जा आ रही है। ऊर्जा क्या है, चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही तो है। एक एनर्जी का, एक फॉर्म का, जैसे ऊर्जा का कोई ना तो खत्म होती है ना शुरू होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं स्कूल लेवल पे। ये सिर्फ बदलती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूप बदल लेती है अपना। तो ऐसे ही है ये जो सोलर एनर्जी है, जब ये फोटोन पड़ते हैं इस सोलर प्लेट के ऊपर, तो इसमें ये काहे में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, फिर ये सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, वही हमारी पहली वाली कहलाती है। दूसरी वाली में क्या होता है, दूसरी वाली में लेंस का यूज किया जाता है। हमने स्कूल में लेंस के बारे में भी पढ़ा है। लेंस कितने टाइप के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस हमने पढ़े हैं। गाड़ी के कांच में अलग रहता है, दाढ़ी बनाने का अलग रहता है शीशा, तो सब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें लेंस का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सीधे नहीं बनती है। अच्छा, इस वाली में जो पहली वाली है ना, उसमें एक चीज और होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जब एनर्जी मतलब बिजली बन गई, अब अपनी इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो गए, बिजली बन गई, तो इस बिजली को अब क्या करना पड़ेगा, हमको यूज करना है। तो यूज करने के लिए इसमें, इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जो बनी यहाँ और हमने सीधा यूज कर लिया, उसको बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। और दूसरा तरीका होता है एसी, या आपने और भी कहीं पढ़ा होगा, एक होता है एसी। एसी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करेंट। अल्टरनेटिंग करंट। ये चेंज
मतलब डायरेक्ट नहीं, हम इसको पहले, इसमें एक जनरेटर डला होता है, बीच में जनरेटर भी कनेक्ट होता है। उस जनरेटर, पहले ये डीसी जनरेटर, मतलब इधर बन रही है डीसी, और डीसी जनरेटर में से होके एसी में बदल रही है, फिर ये हमारे घरों में जा रही है, और जो छोटी मोटी हमको जरूरत है उसको ये पूरा कर रही, नहीं छोटी मोटी नहीं, ये तो फिर आगे जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा यूज की जा सकती है। लेकिन ये जो है डीसी डायरेक्ट जब यूज कर रहे हैं तो हमारी छोटी मोटी, जैसे मोबाइल की बैटरी है हमारी, और भी जो बैटरीज हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। और इसमें एक चीज और भी रहती है कि इसको ना एक बैटरी भी होती है इसमें, जैसे ये सोलर, ये वाली जो सोलर एनर्जी है इसको स्टोर किया जा सकता है। हम, ये तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट काम हो रहा है, बन रही है और हमने यूज कर लिया है इसको। लेकिन अगर हमको, जब सन नहीं होता है, चैलेंज है ना ये एक, हम चैलेंजेस पढ़ रहे थे, जो नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, या जो कन्वेंशनल है, उनपे हमको डिपेंडेंसी कम करना है, कार्बन का उत्सर्जन हमको कम करना है, तो हमको इनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इनके अपने चैलेंजेस है कि सन रेज से ही तो बिजली बनती है, सूरज ही नहीं निकल रहा है, बारिश के दिनों में बरसात ही बरसात हो रही है, तो फिर हम इससे बिजली बनाएंगे कैसे? तो उस समय के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं बैटरी में। बैटरी देखिए ना, इन्वर्टर घरों में रहते हैं, लाइट रहती है तब तक इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, और जब लाइट चली जाती है तो उससे हम अपना बाद में लाइट जला लेते हैं। तो ऐसे ही इसको बैटरी में स्टोर करके भी हम रख सकते हैं, और बाद में हम इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट और एसी में कन्वर्ट करके। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। अब हमारा इसमें जो दूसरा वाला हम देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट नहीं, इसमें क्या हो रहा है, लेंस का यूज करके इस पे सनरेज पड़ती है, यहाँ से सनरेज पड़ रही है इस पे लेंस पे, और लेंस में फिर वो जो बिखरी हुई रेज है वो सब कैसी हो जाती है, लेंस यही तो काम करता है ना, एक बिंदु पर सेंटराइज करता है, इकट्ठा कर देता है जो रेज होती है उनको, लाइट को। और अब ये रेज क्या करती हैं, पहले थर्मल, जो सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, फिर वो थर्मल एनर्जी जो है चेंज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी ये दो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, पहले थर्मल में हो रही है कन्वर्ट, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक में जा रही है ये। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें टरबाइन का यूज भी हो रहा है, जबकि इसमें टरबाइन का यूज नहीं होता, इसमें डायरेक्ट बन जाती है। इसमें टरबाइन विद्युत, ये गई थर्मल एनर्जी बनी, जैसे फिर उसमें बनती है ना तापीय ऊर्जा में, थर्मल एनर्जी से जैसे बनती, फिर उससे भाप बनेगी, फिर भाप को टरबाइन पे गिराए, टरबाइन चलेगा भाप से, फिर टरबाइन के थ्रू जो है वो बिजली बनेगी। इसमें ये प्रोसेस होती है दूसरे वाले में। अब ये कुछ पार्ट्स हैं जो सोलर एनर्जी के लिए जो प्लांट होते हैं, तो जो सोलर प्लेट्स होती हैं पहले तो उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, टेम्पर्ड ग्लास होता है, एनकैप्सूलेंट ईवीए एक प्लेट लगी रहती है, फिर सोलर सेल्स होती हैं बीच में, यानी इनकी सोलर सेल के पहले 1 2 और 3 इतनी ऊपर, और फिर 1 और 2 नीचे, और फिर एक रहता है जंक्शन बॉक्स। इतनी चीजें, जंक्शन बॉक्स मतलब जो कनेक्ट करता है, जहां भी हम उसको प्लांट कर रहे हैं वहां पर, ऊपर नीचे कवर इतनी रहती है, बीच में रहती है ये, और ये सब ट्रांसपेरेंट होती है ताकि सनलाइट जो है प्रॉपरली पहुंच सके। अब ये जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या भाग हैं, ये सनलाइट पड़ रही है, ये जो हम समझ चुके हैं वही है पूरी प्रोसेस। ये क्या क्या चीज है, ये क्वेश्चन आते हैं, हमसे वो सब नहीं पूछेंगे जो हमने पढ़ लिए, ये हमारा एक जनरल नॉलेज ही हुआ अभी तक कैसे बनती है, लेकिन टर्मिनोलॉजी यहाँ से पूछी जाती है। जैसे वो अभी मैंने एक पूछ लिया था, मैंने क्या पूछा था, वो लास्ट टाइम पूछा गया था, जो आपके अभी एग्जाम में क्वेश्चन एक दिया था ना,
जो आप लोगों से नहीं बना था, पीएम पार्टिकल वाला। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, अभी नोट डाल के लिख लीजिए कि आपको एग्जाम के लिए ना जो भी टर्मिनोलॉजी ऐसे आती है आपको उसके पर्यायवाची भी पढ़ लीजिए। सीधे आपको सिलेबस में जो दिया है वर्ड या जो आपने पढ़ा है उसके अलावा उसके चार चार नाम और याद रखिए, साथ में लिख लीजिए वहीं पर जहां वो लिखा हुआ है। तो क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, सीधा नहीं पूछते हैं कई बार, तो आपको पता है सब कुछ सिलेबस में आ रहा है, सब हमारी स्लाइड में से ही आएगा, लेकिन अगर आपको उसका पर्यायवाची नहीं पता, सिनोनिम नहीं पता है, तो आप वो क्वेश्चन में अटक जाएंगे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए चार चार पांच पांच जितने मिल जाए पर्यायवाची सिनोनिम्स वो साथ साथ लिख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये सब चीजें क्या है ये हम इधर देख लेते हैं। ये वो सीट्स जो हमने देखी थी अलग अलग, उसकी डिटेल है, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, जो सब समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए कुछ समझ में अगर, तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे, डाउट लेके आ जाना अपना। ये है हमारे जो दूसरे वाले डायग्राम में क्या होते हैं, फोटॉन्स क्या होते हैं, ये बता ही दिया है मैंने कि ऊर्जा के कारण होते हैं जो सनरेज के साथ में आते हैं। फिर इनका काम क्या होता है, फोटॉन्स की ऊर्जा सोलर सेल्स में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में मदद करते हैं, बिल्कुल पिड्डू की तरह, ये भी बता दिया मैंने। पी टाइप मटेरियल क्या होता है, पी टाइप सामग्री वह अर्धचालक सामग्री होती है जिसमें एक घटित संख्या में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग नंबर में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी कैसे हो रही है, हमने आपने साइंस में अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा है ना, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां जिसके पास में कम होते हैं उसके पास चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इसके पास ज्यादा है और इसके पास कम है, तो स्विच करके इसके पास चले चले जाएंगे और दोनों आपस में कनेक्शन बना लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग नंबर में कम हो रहे हैं। इसे आमतौर पर बोरान जैसे तत्वों में डोप किया जाता है। पी टाइप सामग्री में होल्स होते हैं जो सकारात्मक चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ये होल्स इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के बहाव को प्रभावित करते हैं। मतलब ऐसा समझ लो आप इसमें, मधुमक्खी का छत्ता हमने देखा है सबने, ऐसा रहता है वो कुछ इस टाइप का, मधुमक्खी का या जो और दूसरे बीज होते हैं उनका, इसमें छोटे 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 होल्स रहते हैं। अब इनमें जब मधुमक्खी अंडे दे देती है तो ये सब भर जाते हैं, और जब वो अंडों में से भी बच्चे बाहर आ जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, वो सब उड़ जाते हैं, तो ये खाली हो जाते हैं, छत्ता खाली का खाली हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि इन सब में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये जब पिड्डू वाली गेंद इन पे पड़ती है तो क्या होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ जाते हैं और मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और प्रवाहित होने लगते हैं, और क्या होता है फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो जाती है। फिर एन टाइप मटेरियल क्या है, इसमें तो आप ना ज्यादा कुछ चीजें समझ में नहीं भी आए तो मतलब उलझना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आप बस टर्मिनोलॉजी याद रखिए कि हाँ एग्जाम में पहचान जाने के लिए कि अच्छा ये एन टाइप था, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप आंसर कर लोगे फिर सही। एन टाइप वह अर्धचालक, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, अर्धचालक को सेमीकंडक्टर, जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे आमतौर पर फास्फोरस जैसे तत्वों से डोप किया जाता है। अभी इधर इधर पे क्या बोल रहे थे, कौन से तत्व के साथ में, बोरान। ये याद रख लो कि जो पी टाइप मटेरियल है उसके साथ में बोरान की सही जोड़ी बना ली हमने, और ये कैसा होते हैं, कम होते हैं संख्या में, लेस देन होते हैं किससे, ये इसकी तुलना में। और इसके लिए किसकी जरूरत होती है, फास्फोरस की, एन टाइप के साथ फास्फोरस का हमने जोड़ा बना लिया। ये क्या काम करते हैं, सामग्री में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नकारात्मक चार्ज नेगेटिव होते हैं। हम देखते तो हैं बैटरी में प्लस और माइनस दो होते हैं ना, आगे और पीछे, बस वैसे ही खेल है सारा। ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बढ़ाते हैं। पी एन जंक्शन क्या होता है, इससे क्वेश्चन शायद आया हुआ है पहले। पीएन जंक्शन किसको कहा जाता है,
सामग्री के पी टाइप और एन टाइप सामग्री के बीच की जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है पीएन जंक्शन। यह सोलर सेल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। इसको आप वैसे याद रख लो, जो मैं सेल का एग्जांपल दे रही ना, जो घड़ी में बैटरी डाली जाती है, सेल डाला जाता है, ऐसा उसमें एक छोटा सा वो लगा रहता है। इसमें एक साइड प्लस का साइन बना रहता है और एक साइड माइनस का, ऐसे ही होता है। यस मैम। बस इसको ऐसे ही याद रख लो कि इसके बीच की जो लाइन है प्लस और माइनस के, यही पीएन जंक्शन है। यही ये जो लाइन है, बैटरी का डायग्राम याद रखो कि ये ही पीएन जंक्शन है, इसके बीच की प्लस और माइनस की जो जगह है। कार्य क्या है इसका? जब पी टाइप और एन टाइप सामग्री को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड फोटॉन्स द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह। इलेक्ट्रॉन प्रवाह का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का एक डायरेक्शन में बहना। एक बस पिड्डू की बॉल पड़ी और सब एक साइड गिर गए इधर पे, इधर। अब जब पिड्डू जमाने वाला आएगा वो भी फट 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 एक साथ सब जमा देगा। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब फोटॉन्स पीएन जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन से निकलकर कहाँ जाते हैं? एन टाइप सामग्री की ओर बढ़ते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह प्रभाव विद्युत उपकरणों को बिजली देने के लिए उपयोग किया जाता है। होल फ्लो, जो हम होल पढ़ चुके हैं, वही है कि होल प्रवाह का मतलब कैसा होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये होल्स एक डायरेक्शन में प्रवाहित होते हैं और इस प्रवाह को क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के प्रवाह के रूप में माना जाता है। ये प्रवाह भी विद्युत धारा के रूप में काम करता है। दोनों का काम वही है कि इलेक्ट्रिक धारा यानी एक पाथ, इलेक्ट्रिक पाथ का काम कर रहे हैं दोनों। ये जो सबसे पहले वाली स्लाइड में इसमें भी दिख रहा है, ये पाथ बना हुआ है। और आपको इसमें, अच्छा वो वाला नहीं है डायग्राम, एक पाथ बन जाता है। वो आपको जो पीडीएफ है ना आपके पास में ड्राइव पे, उसमें बना हुआ है वो वाला डायग्राम प्लस और माइनस का। ये देखिए, ये माइनस, ये प्लस वाले होल वाले पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस है, और ये एक पाथ बना रहे हैं और उससे क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब हमारी आ गई विंड एनर्जी। एक सेकेंड, पवन ऊर्जा से क्या समझते हैं आप? बताइए। मैम जैसे हम विंड सोलर एनर्जी प्लेट होती है। सनलाइट को इकट्ठा कर रहे थे, ऐसे ही ये जो पवन ऊर्जा है इसे क्या करते हैं? एयर को एक जगह इकट्ठा करते हैं। एयर से, जो सन से बना रहे हैं बिजली, वो सोलर एनर्जी, और जो पवन से, वायु से बना रहे हैं, वो पवन ऊर्जा। उसमें हमको सोलर पैनल की जरूरत थी। पूरा एक सोलर पैनल का हम प्लांट लगाते हैं। लिमिटेशंस समझ में आ गई उसकी? सोलर एनर्जी की लिमिटेशंस के बारे में भी बात कर लें। क्या हो सकती है? एक तो लिमिटेशन हमने ये देख ली कि बादल है, बारिश है, सूरज है ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। दूसरी क्या हो सकती कंडीशन बताइए? क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसमें सोलर एनर्जी में? और बताइए। जल्दी बताइए। ठंडी के मौसम में मैम, यदि कोहरे आ गए मैम, तो फिर फॉग आ गए तो मैम वो नहीं वो तो एक जैसी तोड़ते। चीज है कि ठीक है, सन नहीं निकल रहा, वो सब एक में आ जाएगा किसी भी कारण से। दूसरा कारण हमारा एक बहुत बड़ा है, इनका जो मेंटेनेंस है, इनका जो रख रखाव है। हमने ये तो देख लिया डायग्राम में कि इसके ऊपर इतनी सारी लेयर होती हैं और वो सब ट्रांसपेरेंट होती हैं ताकि एनर्जी अच्छे से जाए, मतलब सनलाइट अच्छे से पड़ जाए। लेकिन ये जो पहली वाली ही परत है, इसके ऊपर जब धूल जम जाएगी
तो वो धूल भी तो इफेक्ट करेगी, पूरी की पूरी सनलाइट नहीं जा पाएगी। हमने इसके पहले भी एक बार पढ़ा है कहीं पिछली क्लास में कहीं, कि जब धूल आ जाती है बीच में तो फिर सनलाइट पूरी तरह से नहीं जा पाती है। पढ़ा था ना कहीं अभी? जी मैम पढ़ा था। मैम वाटर पॉल्यूशन में पढ़ा था कि वो जो एक तो फंगस जैसी जो जम जाती है। हाँ, हम यूट्रिफिकेशन पढ़ रहे थे, और अल्ट्रा कौन सा, ओलिगोफिकेशन, ओलिगो मैं ही नाम भूल गई हूँ, कितनी सारी चीजें। ओलिगो क्या था, ओफिकेशन, वो पढ़ रहे थे ना जब, अलग अलग टाइप के जो ट्रॉफिक लेवल थे, उसमें हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर ही धूल जम गई या कोई भी परत दूसरी आ गई, तब फिर सनरेज जाएंगी नहीं पूरी, और पूरी सनरेज नहीं जाएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस होगी। ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अब ये हो गया तो इसको साफ करना भी बड़ा चैलेंज है, उसमें खर्चा बहुत है, इसको लगाने में खर्चा बहुत है, टूटने फूटने का डर बहुत रहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब, एक एल्यूमिनियम की तो है ऊपर परत, लेकिन बाकी ये तो सब कांच की है, तो मेंटेनेंस बहुत भारी हो जाता है, मतलब कॉस्टली हो जाता है। इसलिए ये एक जो हमारे कॉप होते हैं या जो भी कॉन्फ्रेंस होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें ये बात लिखी है ना कि जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करेंगी इस मामले में, वैकल्पिक एनर्जी रिसोर्स में, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स में वो उनको हेल्प करेगी। जिसके पास जो संसाधन नहीं है वो या तो प्रोवाइड करवाएंगी या फिर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। ये जितने भी हम पढ़ेंगे सब में बहुत चैलेंज है अल्टरनेटिव सोर्स में। विंड एनर्जी में क्या होता है, विंड एनर्जी में मेन रोल होता है पवन चक्की। इसका जो ऑपरेटर्स है मेन, वो क्या है, विंड मिल या पवन चक्की। ठीक, मेन सोर्स पवन चक्की है। और कहाँ पर ये होते हैं, ये जो संयंत्र है या प्लांट्स हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों पर। तटीय क्षेत्र समझते हैं ना सभी? जी मैम, समुद्री इलाका। समुद्र के किनारे किनारे, या जहाँ पे बहुत पर्वत घाटियां हो, जहाँ पे कुल मिला के देखो, पंखे से हवा, पंखा चला के हम हवा से क्या बना रहे हैं, बिजली। तो सबसे पहली जरूरत तो कहाँ होगी, हवा की होगी ना। जहां ज्यादा हवा चलती हो वहीं हम इनको लगाएंगे। टेक्निक क्या होती है इसमें यूज, पवन टरबाइनों में प्रायः 3 रोटर पंखियां होती हैं जो हवा के साथ घूमती हैं, और एक जनरेटर से सीधे सीधे हवा एक गियर बॉक्स के द्वारा जुड़ी रहती है। अब इसमें, उसमें हम जो बनाते हैं बिजली, एक हम सोलर बना रहे थे, सोलर में जो दूसरा वाला हमने देखा था टाइप, उसमें हम, उसमें भी टरबाइन का यूज कर रहे थे। वो टरबाइन चल रहा था हमारा वेपर से, भाप से, और ये टरबाइन हमारा चल रहा है हवा से। पहले तो हम इसके पूरे सारे पार्ट्स देख लें। जो विंड है, विंड मिल है उसके, पवन चक्की के, ये ऐसा एक पिलर होता है बड़ा सा, ये खोखला होता है, और इसके अंदर से वायरिंग होती है पूरी। ये बहुत बड़े बड़े इसके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। पिलर भी अपने आप में देखा ही है हमने सबने, कितने बड़े होते हैं। और इनको ले जाना, ये दिख रहा है ये वाली फोटो, कितना मुश्किल होता है। ये कितनी इसने सड़क कवर करी है। तो जो, और लगाने कहाँ होते हैं हमको, पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों के हमने रोड देखे हैं, वो कैसे होते हैं, ऐसे घुमावदार होते हैं, ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर जाते हैं पहाड़ पे, सकरे होते जाते हैं। तो वहां इनको ले जाना, जहां खूब ज्यादा हवा है, मान लो जितनी ऊंचाई पे जाएंगे हवा उतनी, अगर पेड़ पौधे हैं वहां पे हवा ज्यादा है, लेकिन वहां ले जाना इसको कितना मुश्किल है। फिर ये चूंकि खोखला होता है, मटेरियल इसका जो होता है वो भी कैसा होता है, उतना, क्योंकि लोहे का या किसी बड़ी हैवी मेटल का नहीं होता है, तो कैसा होता है, ये भी कमजोर होता है। कहीं ना कहीं आंधी तूफान ज्यादा आया तो डैमेज भी हो जाता है। ये अभी हम चैलेंज ही देख ले रहे हैं, इनके पहले सामने है तो।
तो ये भी चैलेंज है रख रखाव इनका। फिर अब इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं, देखो ये इतना बड़ा होता है कि इसमें एक इंसान जाके बैठ के इसमें काम कर सकता है। इतनी बड़ी सब चीजें इसमें रहती हैं, वो हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से या क्रेन से जाके इसमें, और फिर सारे जो उसके पार्ट्स हैं वो इसमें फिट करता है। ये जो दिख रहा है ये हमको छोटा सा करके हमने देख लिया है कि ये क्या है, ये है गियर बॉक्स है, ये है ना गियर बॉक्स लगा है ये इसमें। इनको सबको ऐसे ये बनाया है आज बहुत टाइम लगा के कि कैसे इसको हम सरल तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये होता है रोटर हब, एक मतलब वो जो पंखी होती है, टेबल फैन देखा है ना हमने सबने, टेबल फैन की तरह समझिए इस वाले पूरे वाले भाग को। ये होता है रोटर हब कहलाता है ये, सॉरी रोटर हब ये है। ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये जिसके अंदर ये सब बंद है ये रोटर हब कहलाता है। और रोटर हब के अंदर ये स्टार्ट हो रही है चीजें, रोटर ब्लेड, ये जो है ये रोटर ब्लेड यानी घुमाने वाली, घूमने वाली पंखियां। फिर उसके बाद आ रहा है आपका ब्रेक, ब्रेक लग जाएगा आपको रोकना है तो। गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स, गियर क्या काम करते हैं, गियर से क्या काम करते हैं, सब लोग बाइक चलाते हैं, आप लोग बताइए गियर का क्या गियर काम, स्पीड बढ़ाने के लिए मैम। स्पीड बढ़ाने के लिए। और एनीमोमीटर क्या काम करता है, एक एनीमोमीटर होता है इसमें, बताइए कोई आइडिया है एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर डायरेक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्शन को कंट्रोल करता है ये, जिधर से हवा आ रही है ना उधर को ये हो जाते हैं। और जनरेटर, जनरेटर क्या काम करता है बताइए, जनरेटर तो सबने देखा है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये टरबाइन घूमता है, फिर उससे क्या होता है कि जनरेटर से जुड़ा होता है मैम, और फिर जनरेटर को मूवमेंट करता है तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस भी, और ये वही है कि इस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दोनों काम कर रहा है ना, कन्वर्ट करके प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये मेन पार्ट होता है, सबसे खास यही होता है, यहीं पे जो है वो बिजली बनती है नेजिल में। और इलेक्ट्रिक कंट्रोल, इलेक्ट्रिक कंट्रोल क्या काम कर रहा है, जो बिजली बनी है उसको नीचे फिर अपग्रेड से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेंगे अगले उसमें, ये मैंने नंबरिंग आगे की कर दी है ना। एक ये जॉ लाइन भी, यो कंट्रोल होता है। वो जो टेबल फैन होता है ना उसमें हमने देखा है कि पूरा का पूरा घूम जाता है वो, हम उसको, पंखियां अपनी ऐसे भी घूमती हैं, ये ऐसे भी घूमती है पंखियां। और अगर हमको इसका फेस इधर करवाना है, इधर करवाना है, ये तीनों पंखियों का घूम घूम जाते हैं ना टेबल फैन, कि सब लोगों को इधर से उधर तक घूमता है पूरा, वो दोनों तीनों डायरेक्शन में सबको हवा दे देता है, होता है ना, समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं। जी मैम, जी मैम। तो वो जो प्रोसेसिंग होती है वो कहलाती है योइंग, योइंग कहलाती है। और उसी को जो कर, मतलब यहां से वो हो रही तो इसलिए इसको बोला है या कंट्रोल। अब इसमें और क्या चीज है, हाँ फिर इसके बाद क्या होता है, टावर तो है ही, फिर टावर तो पहले लगेगा, यानी सबसे पहले बेस आया हमारा, ये हमारा फाउंडेशन, सबसे पहले फाउंडेशन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। और ये जब बिजली बन गई लास्ट में, फिर उसको ग्रिड से जोड़ के, ग्रिड से जोड़ के यानी वही डीसी से एसी में बदल के जनरेट आगे कर देते हैं, यहाँ पहुंच के फिर यहाँ पूरी ग्रिड सिस्टम से घरों को वो बिजली हम, ये ग्रिड सिस्टम है, जो वायर लगे रहते हैं ना ये कहलाते हैं, कि इनसे हमने फिर घरों तक ये बिजली को पहुंचा दिया। ये हमारी हो गई
विंड एनर्जी। अब इसके कुछ फैक्ट हैं, वो क्या है? भारत में पवन ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त प्रदेश स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। और आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, जितने भी सारे हमारे जो बाउंड्री से लगे हुए हैं यानी समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं स्टेट्स, वो इसमें आ जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र है कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मांडवी में है। एशिया का पूरा, सिर्फ ना कि सिर्फ इंडिया का, पूरे एशिया का। एशिया का सबसे बड़ा पवन फर्म, इसको थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा न्यूज वगैरह से दूर हूँ। नई नई रोज रोज क्या होते हैं, सब एक दूसरे को डिफीट करने में लगे रहते हैं। चाइना ने कहीं बना लिया हो अपने यहाँ, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये अभी भी सबसे बड़ा है या नहीं है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु के मुप्पंदल में है। महाराष्ट्र के सतारा में भी एक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का 70% जो है वो इससे ही आता है। सोच लीजिए कि जितनी भी हमको अल्टरनेटिव सोर्स है या रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्सेज से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से 70% अकेले विंड एनर्जी का है। बाकी जो 30% है उसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे? जो है सॉइल है, सन है, बायो है, और जितने भी हमने वो लिखे हुए हैं वो सब केवल न्यूक्लियर है। 30% उनकी पार्टिसिपेशन है इसमें, थोड़ा 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 सबका। पवन ऊर्जा के मुख्य उत्पादक कौन है? चीन, यूएसए, जर्मनी और भारत। भारत कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है इसमें। इतना क्लियर है सभी को? ये ओके, समझ में आया सबको अभी तक जो हमने पढ़ा? किसी का कोई डाउट? मैम